चलिएगा, स्वागत है। तो लिखें वर्तनी, शुरू करते हैं। लिखो पहला शब्द। तिलांजलि लिखो पहला शब्द, तिलांजलि। तिलांजलि, तिलांजलि। फिर लिखें अगला, जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार। तिलांजलि के बाद लिखेंगे जीर्णोद्धार। फिर लिखो टेलीविजन। टेलीविजन। अगला लिखेंगे ताबूत। ताबूत। ताबूत की कील। सुना होगा, लाला लाजपत राय से संबंधित साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। अगला लिखो नाराज। अगला बाजार। कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहे हैं, लिखो बाजार। पांचवा। पांचवा। अगला लिखें प्रौढ़। प्रौढ़ एक अवस्था है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़। अगला लिखेंगे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। फिर लिखो वाल्मीक। 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 अगला लिखो, 10 हो गए, बहुत है। बताओ पहला, तिलांजलि। तिलांजलि का अर्थ होता है किसी को, किसी का त्याग करना। नहीं कहते तुम्हें या किसी को तिलांजलि दे दी, त्याग करना। अगला बताओ, त्याग करना, बस। जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, जीर्णो, जीर्णोद्धार। अगला टेलीविजन। टेलीविजन। नुक्ता लगेगा, नुक्ता नहीं लगाया है तो गलत कर सकता है। टेलीविजन। ताबूत। ताबूत कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करके डब्बे में रखते हैं, करके नहीं, अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी का बॉक्स रहता है। क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, हाँ हाँ हाँ, उसे ताबूत कहते हैं। नाराज। नाराज तो खैर सही लिख लोगे, सही नाराज हो पाए कि नहीं? सही है, नुक्ता लगा है, क्या बात है। अगला बताओ, बाजार। इसमें भी नुक्ता लगे, बाजार। अगला बताएं, पांचवा। ये गलत होगा शायद, हाँ। पांचवा प्रौढ़। प्रौढ़। मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। वाल्मीकि। वाल्मीकि।
होगा 10, चलेगा। तो अब चलते हैं आगे। हम लोग स्वर की शायद बात कर रहे थे और स्वर के अलग अलग प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी कल पढ़ लिया था कि एक तो ह्रस्व स्वर पढ़ लिया था, उसके बाद संधि स्वर में 2 अलग अलग पढ़ लिए थे आपके, चाहे उन्हें सजातीय कह लो या सवर्ण कह लो या उसको आप क्या कह सकते दीर्घ स्वर। और फिर हमने संयुक्त स्वर पढ़े थे, ए ऐ ओ औ बताए थे, उनको हम विजातीय या विवर्ण कह रहे थे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तो वर्णमाला की जैसे कि आप लोगों को कल परिभाषा बताई थी, तो याद होगा कि वर्णों का व्यवस्थित समूह जो है वो क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। कुल वर्णों की संख्या की भी हम लोग कल बात कर रहे थे, कितने हैं, 52 है। अब ये तो ठीक है 52 है, लेकिन हम लोग जिनका ज्यादा प्रयोग करते हैं उनकी संख्या 44 बताई थी, वो भी बात याद रखना। ये तो पहले दिन बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किस आधार पे, लिखित आधार पे, तो वो क्या बन जाती है, वर्ण बन जाती है। और वहीं भाषा की सबसे छोटी इकाई किस आधार पे, मौखिक, तो क्या बन जाती है, ध्वनि। क्योंकि जब कुछ हम बोलते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होगी और लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, वर्ण लिखा जाता है। मतलब ये अभी जो आपको नोट्स मिलेंगे वो इस तरह के होंगे, तो आपको रीडिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। हमने पूरी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा है, एक स्वर है और दूसरा क्या है, व्यंजन है। लेकिन तीसरे प्रकार का वर्ण बताया था, ध्यान करो। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः तो 2 ही बताएंगे। हमारी वर्णमाला में जो वर्ण है वो मुख्यतः तो 2 ही, लेकिन तीसरा बताया था अयोगवाह, है ना। तो हम उस तीसरे को भी याद रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अयोगवाह, अंग अह जिसमें शामिल होते हैं उसे अयोगवाह कहते हैं। स्वरों का या स्वर का एक दूसरा नाम क्या बताया था, अच। ठीक है, अब देखो यहां तक कि हम लोग ये बात कर रहे थे, अब यहां से सुनने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अब जरा ये समझते हैं कि हमारे पास जो स्वर हैं वो स्वर कौन कौन से हैं। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर की कंडीशन क्या बताई थी, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम श्वास वायु खर्च हो और अन्य किसी वर्ण या ध्वनि की सहायता से उच्चारित ना होते हों। ठीक है, मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। होते कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे जैसे अ, आ, ई, इसके बाद उ। अच्छा, कुछ गलत लगे तो बता देना, उसको अपन सुधार कर लेंगे। ठीक है, ए आई, ओ औ, उसके बाद अंग अह, ऐसे तो लिखा जाता है। वर्णमाला की हम लोग शुरुआत करते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक लिखते हैं। जरा इनकी थोड़ी सी गिनती की बात की जाए, ये कितने हो गए हैं, तो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन रह गई, अच्छा री आती है, तो हम तो पहले ही कह रहे हैं, कुछ गलत लगे तो बताओ। अच्छा, कहाँ आती है, चलो ठीक है, ध्यान दिलाई दिया है। किसे हटा दें, आप तो चलो उनको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, नहीं अब आएंगे तो हटा देंगे, कहो तो। या तो अभी वो बात चल रही कि तुमको जो हो पसंद वो बात कहेंगे, बाद में फिर पढ़ लेंगे क्या सही है क्या गलत। हाँ, तो री कहाँ लिख दें, यदि री छूट रही है, री को लिखना है तो री कहाँ लिखी जाएगी, मतलब री कहाँ आती है पूरे स्वर में। अब किसके बाद, ओ के बाद। अब आप लोगों को मैंने पता है वो बचपन का पहाड़ा याद आ रहा होगा, वो सीन याद आ रहा है, कहाँ है री, दिख ही नहीं रही। ऋषि ज्यादातर शिफ्ट करवा दिए, कहीं और नहीं दिख रहे होंगे आपको, कोई बात नहीं है। तो अब हम री लिखेंगे कहां पे, तो ये आएगी री यहां पे। ठीक है, अब सुनो। अच्छा, अभी तक यहां तक गिने थे तो अभी अपने पास 12 हो रहे थे, री को और जोड़ देंगे तो 13 हो जाएंगे। इसलिए कई सारी किताबों में आपको मिल सकता है कि कुल स्वर 13 है, कुल स्वर 13, कुल माने टोटल। लेकिन अभी सुनो, कई सारी किताबों में ऐसा लिखा है, लेकिन हम इनको शामिल नहीं करेंगे। इसीलिए आपसे कभी भी जब भी प्रश्न पूछा जाए कुल स्वर कितने हैं, पहला प्रश्न, स्वर कितने हैं, ऐसा प्रश्न, तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो अपने लिए एक ही आंसर सबसे बढ़िया है, वो क्या है, 11। ठीक है, अब जरा देखिएगा, कल आपको बताया था कि हमने देवनागरी लिपि में कुछ वर्णों की संख्या कम कर दी थी, कल या परसों बताया होगा, और 4 व्यंजन वर्ण हटा दी। जो 52 थे, 52 में से अपने पास 48 रह गए हैं। 48 में से री, सरा, डा, ढा को हमने हटा दिया, अमान्य घोषित कर दिया, तो उसमें ये भी तो शामिल है री। अब देखिएगा, यदि यही प्रश्न पूछता है
बताइएगा कि देवनागरी लिपि के अनुसार स्वर, ठीक है। तो देवनागरी लिपि के अनुसार स्वर में क्या कर देंगे, जो 11 हैं तो इसमें से एक ये हटा देंगे, ये हट जाएगा ना री। जैसे ये हटेगा तो 11 में से कितने बच जाएंगे, फिर अपने पास 10। ये ऐसे तो होगा, मतलब ये हुआ कि इसमें आप ऐसे समझो, यहां से इसको हटाओ, यहां से आप क्या याद रखोगे, ये वाली बात, मतलब ऊपर जो भी लिखे हैं इनको छोड़ दो, इनको थोड़ी देर के लिए हटाई दो, तो यहां तक की बात जो शेष है ये सभी क्या है, आपके स्वर हैं। और जैसे देवनागरी लिपि की बात की जाएगी तो इसमें हम क्या ऐड नहीं करेंगे, इसमें ये मान्य नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि इनको अमान्य घोषित कर दिया है, ठीक है। तो अब सीधी सीधी बात है, हमने 11 में से एक कम कर दिया, कितने बच रहे हैं, 10 बच रहे हैं। तो आपसे कभी इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो अपना आंसर भी हमें याद रखना है कि वो प्रश्न क्या लिख करके पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है, स्वर कितने हैं ऐसा पूछ रहा है, तब तक हमें आंसर बदलना नहीं है, 11 लगाना है। जैसे ही उसने क्या लिख दिया, देवनागरी लिख दिया, आंसर बदल के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हुआ है, हाँ। तो वो नाम लिख के देगा, देवनागरी नहीं देता तो नागरी लिपि लिख के देगा, उसमें खैर कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है, नागरी दे देवनागरी दे वहां कोई फर्क नहीं है, तब अपनी संख्या 10 हो जाती है, नहीं तो ऊपर की बात हमें याद रखना है, ठीक है, चलेगा। अब देखो यहां से जैसे बात की जाए, अब यहां से बात की जाए तो आपने देखा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। 10 कैसे, 10 तो आपके वैसे है री बिना री के, और री के जोड़ लेते हैं तो कितने हो जाते हैं, 11, ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 2003 में री को क्या कर दिया था, अमान्य घोषित कर दिया था, ये आपको बता ही दिया था कल परसों। आज ये पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को कंप्लीट। अगली बात देखो, यदि हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर, तो कल बताया था लघु स्वर बताया था, ह्रस्व बताया था, और इनकी हम सब की एक मात्रा लगाते हैं, ठीक है, अभी और बताएंगे। अब ये एक मात्रा कैसे लगती है, क्या कहानी, तो यदि हम ये देखें कि मात्रा के आधार पर स्वर के भेद यदि यहां पर हम लोग ऐसा पढ़ें कि मात्रा के आधार पर यदि स्वर के भेद किए जाते हैं तो वो कौन कौन से हो सकते हैं स्वर के भेद, तो आप बताएंगे कि भाई मात्रा के आधार पर हमारे पास जो स्वर हैं वो मुख्यतः है 2 हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे 3। पहला है, आप बताएंगे एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक का मतलब ये होता है वे स्वर जिनकी एक मात्राएं लगती हैं, ठीक है। एक होता है आपका द्विमात्रिक स्वर जिनकी 2 मात्राएं लगती हैं। अच्छा, आप लोगों ने छंद पढ़े होंगे 10वीं 9वीं क्लास में, थोड़ा बहुत तो याद होगा ना छंद का कॉन्सेप्ट, द्विमात्रिक स्वर। और एक हम लोग पढ़ेंगे यहां पे त्रैमात्रिक स्वर। अब यहां पे पढ़ेंगे त्रैमात्रिक स्वर, त्रैमात्रिक स्वर। अब सुनो, हालांकि इसका प्रयोग अपने हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत व्याकरण में किया जाता है, आगे बताएंगे, उदाहरण भी देखेंगे कैसे कैसे है, तो सुनो जरा। अब जैसे कि बात की जाए, अब जैसे बात की जाए एक मात्रिक स्वर, तो अब देखो इसकी एक मात्रा लगा दे, जैसे आपको कल भी बताया था शायद, जैसे आप छंद में मात्रा गिनते थे तो इसकी कैसे गिनेंगे, 1 और 1, ठीक है। और लिखना है आपको, क्या लिखना है, रामा लिख देते, चलो रामा लिखा तो आपने 2 और 2 ऐसे करके मात्रा लगाते थे, ये याद आ रहा होगा छंद वाली बात। एक मात्रिक स्वर में वो सभी स्वर आ जाते हैं जो आपके, या जो आपने लघु स्वर में पढ़े थे, या जो आपने ह्रस्व स्वर में पढ़े थे, ठीक है। मतलब ह्रस्व या लघु का मतलब ही क्या होता है, छोटा। अब जो छोटा है तो बेचारे की एक मात्रा ही लगेगी। अब कौन कौन से थे, तो आप बताएंगे अ, ई और उ। इन्हीं को हम लोग मूल स्वर कह रहे थे और इन्हीं को हम लोग एक मात्रिक स्वर कहते हैं, इसी को लघु, इसी को ह्रस्व, री नहीं आती, ठीक है। इनको ही कुछ सब कुछ कह लो, सब कुछ का मतलब यह है, लघु कह लो, ह्रस्व कह लो, एक मात्रिक कह लो, मूल स्वर कह लो, एक ही बात है। जब भी आपको बताया था कि जब भी छोटे आ की तो वैसे कोई मात्रा ही नहीं होती, जानते ही हैं, तो छोटी आ की मात्रा नहीं होती, छोटी ई की मात्रा लगाई जाती, कुछ इस तरह से लगाते हैं, और छोटी ऊ की मात्रा इस तरह से लगाई जाएगी। जब भी ये मात्राएं किसी भी शब्द के साथ प्रयोग करके गिनते हैं तो इनकी हमेशा मात्रा इस तरह से एक एक गिनी जाती है, इसलिए इनका नाम रखा गया है एक मात्रिक स्वर, ठीक है। मतलब ये सरल बात है, आसानी से हमें समझ में आ जाती है, और नहीं भी आए तो पूछ लीजिएगा। अब देखो दूसरी बात, द्विमात्रिक नाम से क्लियर हो रहा है, 2 मात्राएं लगेंगी।
अब दो मात्राएं कैसे लगेंगी जरा देखो, इनको आप कहते हैं द्वैमात्रिक स्वर। कौन कौन से होते हैं? इनकी दो मात्रा में छंद में जो से आप देखें तो इस तरह से मात्रा लगाई जाती हैं। इसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे आप बताएंगे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सभी आ जाते हैं जिनकी मात्राएं कैसी लगती हैं? दीर्घ लगती हैं। दीर्घ का मतलब बड़ी मात्राएं लगती हैं। अब इनकी यदि हम लोग मात्रा चिन्ह की बात करें तो आप जानते हैं बड़े आ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है, ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं। और आप वहीं देखेंगे बड़ा ऊ है, ए की मात्रा 1 होती है, आई की मात्रा 2 होती है, ओ की मात्रा ये है और औ की मात्रा ये है। अच्छा, कभी आपसे पूछे कि आपके पास स्वर तो 11 हैं लेकिन मात्राएं कितनी हैं? मान लो कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया, हमारे पास स्वर 11 हैं और मात्राएं फिर कितनी होंगी? 11 ही होंगी या 12 होंगी या 10 होंगी या एक भी नहीं होगी? नहीं तो छोटी भी तो मात्रा है। हाँ, तो ये भी मात्रा ही तो है। ये क्या? तो आपके पास में ये प्रश्न है कि हमारे पास कुल जैसे आपने कहा कि स्वर तो अपने पास 11 हैं, ठीक है, स्वर तो अपने पास 11 हैं और री पे मात्रा होती है ना, अभी बताएंगे। स्वर अपने पास 11 हैं, तो अब पूछ रहा है मात्रा फिर कितनी है? ये प्रश्न है, मात्रा चिन्ह बताना है। चलो मैं बताता हूं। देखो, अभी हम स्वर नहीं लिख रहे, डायरेक्ट मात्रा लिखते हैं। अब आपको क्या बात याद करना है? जो हमने अपनी हिंदी जब पढ़ी थी छोटी छोटी क्लास में, पहली दूसरी, यदि याद हो, और नहीं ये तो याद होगा कि मात्राएं कैसे पढ़ते थे कि छोटे आ पे कछु नहीं और बड़े आ का डंडा, और इसके बाद छोटी ई की मात्रा और कॉमा लगा के बड़ी ई की मात्रा, ऐसे पढ़ते थे। ये चिन्ह तो खूब बनाए हमने। अब ऐसे ही आगे अपन कंटिन्यू करते जाते हैं। ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, ये आपकी छोटी ए है। यहां पे यदि मन करे ना तो री को भी लिख लेंगे, री की मात्रा ऐसे लगा देते हैं। ये अभी समझ में नहीं आएगा, एक उदाहरण अभी बता देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए, आई, आई है ये, ए, आई, फिर ओ और फिर औ, ठीक है, ए, आई, ओ, औ। अब जरा देखो, ये तो मात्रा गिनी नहीं जाएगी, ये तो कुछ है ही नहीं। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। स्वर 11 है, मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। अब ये री की क्या कहानी है? री की ये कहानी है, जैसे आपने वर्तनी में लिखा था श्रृंगार, लिखा था। वर्तनी में जब हम श्रृंगार लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। हमें श्रृंगार कैसा नहीं लिखना चाहिए? हमें श्रृंगार इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि ये रा है, ये री नहीं है, और उच्चारण री में होता है, श्रृंगार होता है, श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार। ये भी गलत है, ये दोनों तरीके गलत है श्रृंगार लिखने के। अब ये सही है, क्यों है? कारण समझो। ये कौन है? तो आप बताओगे ये आधा सा है। जब ये आधा सा, ये आधा सा जब आप लिखेंगे तो ये इस तरह से बनाया जाता है या लिखते हैं, और यही री, ये री उठ करके यहां पे ऐसे करके बनाई जाती है। अब आधा सा और री श्री बन गया, श्रृंगार, अनुस्वार लगाया श्रृंगार, तो इस तरह से ये लिखा जाएगा श्रृंगार, तो ये री है, ठीक है। तो याद रखो। तो अब याद रखना, कभी भी पूछेगा स्वर 11 है, मात्रा कितनी है? 10 है। क्यों? आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ को हटा दो, अब बाद बाकी जो शेष बची वो सारी की सारी क्या है? मात्रा है, ठीक है। चलो अब देखो, तो अब हमने देखा कि ये अपने पास द्विमात्रिक स्वर हैं, समझ में आ गए। द्विमात्रिक माने जिनकी दो मात्राएं लगाई जाती है, जिनकी दीर्घ मात्रा, इनको द्विमात्रिक या दीर्घ मात्रिक भी कह सकते हैं, माने बड़ी मात्रा लगती। क्यों? ये सब छोटी मात्रा वाले हैं बेचारे, ये बड़ी मात्रा वाले। अब देखो, ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गई, छोटी बड़ी की कहानी क्लियर हो गई। अब ये तीसरा कौन है? त्रैमात्रिक स्वर की क्या कहानी है? देखो, वैसे तो हम लोग सिस्टमेटिक चल रहे हैं, एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा, ऐसे समझ लो। एक मात्रिक माने एक मात्रा, द्विमात्रिक माने दो मात्रा, त्रैमात्रिक माने तीन मात्राएं। अब ये इसका प्रयोग पहले समझ लो, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, ठीक है। अब ये है कौन? इसका एक और दूसरा नाम, यानी कि जो फेमस है, ये तो बस अपन ने यहां पे समझने के लिए लिख लिया है, मात्रा के आधार पे बात चल रही थी इसलिए। इसको कहते हैं प्लुत स्वर, इसे कहते हैं प्लुत स्वर।
हाँ, इसे क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहते हैं। सामान्य स्थिति में समझने के लिए त्रैमात्रिक बता दिया, इसका साइन या सिंबल याद रखेंगे। ये आप जैसे गणित में 3 बनाते थे पुराने गणित में, वैसे इसको लिखते हैं। अब देखो कि इसको जरा इसकी एक कंडीशन और समझो। जब भी कहीं पर प्लुत स्वर है, इस तरह से आया है, और प्लुत स्वर के पहले कोई स्वर आपको मिलता है, यदि प्लुत स्वर के पहले हमें कोई स्वर मिलता है, तो अब देखना कि इस प्लुत स्वर के पहले कोई भी स्वर होगा, तो इस स्वर के उच्चारण में, इस स्वर के उच्चारण में सामान्यतः से, इस स्वर के उच्चारण में सामान्यतः से 3 गुना ज्यादा समय लगता है। 3 गुना ज्यादा समय लगता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, प्लुत स्वर या त्रैमात्रिक स्वर, क्योंकि 3 मात्राएं गिनी जाती हैं। अब देखो ऐसी कंडीशन है क्या, एक आध शब्द बताओ। तो शब्द जरा देखें तो बढ़िया सरल सा शब्द है, आपने लिखा जैसे ओम। अब जरा समझना, ये हमारे पास क्या, अच्छा अब देखो, माना एग्जाम एक प्रश्न इस तरह से भी पूछा, ये लिखा और उसने कोष्टक में ये लिख दिया, चिन्ह बताइए। कोष्टक में लिखा हुआ चिन्ह क्या है, चिन्ह का नाम बताओ। ऑप्शन दे देगा, लुप्ताकार है, अनुस्वार है, प्लुत स्वर है, निम्न में से क्या है। तो आप बताएंगे इसको कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर या त्रैमात्रिक स्वर। अब देखो कंडीशन, अभी ये बताया था कि यदि आपके पास कहीं प्लुत स्वर है और प्लुत स्वर के पहले कोई भी स्वर हो, तो ये बताओ स्वर है कि नहीं है, है। तो इस स्वर के उच्चारण में सामान्यतः से कितना ज्यादा समय लगना चाहिए, 3 गुना ज्यादा समय लगना चाहिए, ऐसा नियम कहता है। तो अब जरा देखो अंतर समझना जरा बताइएगा, ये और ये, ठीक है, अरे ये और ये। अच्छा एक बात और समझना, इसके ऊपर कभी लाइन मत खींचना, ये स्वतंत्र रहेंगे, ठीक है। अब देखो पहले इसका उच्चारण करिएगा और अब इसको पढ़ के देखो। अब जरा अंतर समझना, ये जो लिखा है यानी कि इसकी लिखावट और इसकी लिखावट एक जैसी है, जो अंडरलाइन किया है कि नहीं, एक जैसी, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर अब यहां से शुरू होगा, ये भाई साहब बैठे हैं, जब ये हैं तो अब यहां पे आपको 3 गुना ज्यादा समय देना ही पड़ेगा। ओम कैसे बोलेंगे, ओम, और यहां पे और, यहां पे कुछ नहीं। अब जैसे देखो, आप जब किसी को बुला रहे होते हैं, हम एक लंबी आवाज लगा रहे होते हैं, सुनो। अब सुनो, अब सुनो के बाद ओ की मात्रा चली जा रही है इतनी लंबी। आपने कहा सुनिए या सुनो, अब जैसे ही सुनो कहा तो सुनो के बाद जो ऐसे करके कई लोग क्या करते हैं, डॉटेड डॉटेड करके छोड़ देते हैं, मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं ये लंबी आवाज है। तो ये इससे डॉटेड से कुछ नहीं होगा, यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, सुनो। अब आप यहां पे समय लगा सकते हो। जैसे कोई लड़के शैतानी कर रहे हैं, अपन ने कहा ए लड़के, या घर में किसी ने आवाज दी तो ए लड़के, अब ए से तो आपने खूब ए बोला, अब ए जो इतनी लंबी जाती है, जैसे मान लो कोई आदमी एकाएक चला जा रहा है, एकदम गिर गया, गिरने की स्थिति में तो अब मुंह से तो कुछ भी निकल सकता है, ए बी सी डी कुछ भी निकले, तो वो जो ए इतनी लंबी खिंचती है उसके पीछे का कारण कौन है, ये है। क्यों, ये कौन है, इसके पहले स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा अब जैसे कहा, ये लिखा है राम और ये लिखा है, ये तो राम आराम वाला है, राम राम कर रहा है। अब कष्ट में है, अरे राम, अब क्या होगा, हे राम। तो जब भी अपने को ऐसा लगता है कि यहां पे हमें थोड़ा सा ज्यादा समय देकर के उसका उच्चारण करना है, तो हमें फिर इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। और ये तीसरे प्रकार का स्वर है या त्रैमात्रिक स्वर है, इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता, संस्कृत के शब्दों में होता है, ठीक है। तो अब हमसे मात्रा के आधार पर पूछेगा स्वर कितने, तो हम मूलतः 2 याद रखेंगे, लेकिन तीसरे प्रकार का भी प्रचलित है जिसे प्लुत स्वर या त्रैमात्रिक स्वर हम लोग कह लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मात्र अभी जो बात हो रही है मात्राओं के आधार पर बात हो रही है, ठीक है, चलेगा। तो आपसे कभी पूछता है कि बताओ स्वर का जो वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग, तो मात्रा के आधार पर कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगली बात देखो, दीर्घ मात्रिक स्वर कह ले या द्वैमात्रिक स्वर कह ले, तो आपको बता दिया कौन कौन से होते हैं, ए ऐ ओ औ, इन सब की मात्राएं कैसी लगती हैं, दीर्घ मात्रा माने 2-2 मात्राएं लगती हैं। अभी बता रहे थे प्लुत स्वर कहते हैं, लुप्त नहीं कहेंगे, ठीक है। लुप्त इसलिए क्योंकि हिंदी में प्रयोग नहीं होता इसका, बस इसलिए। त्रैमात्रिक याद रखो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 मात्राएं हैं। अच्छा ऐसे भी याद रख सकते हो कि हम जब 3 लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो ये अपने आप में 3 बन गया, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है।
और उदाहरण नहीं लिखे, उदाहरण मैंने आपको यहां पे बता दिया, ठीक है। अब देखो ये है खैर उदाहरण, तो चलो आगे अगली बात पे आते हैं। अगली बात है, ये इंपॉर्टेंट है, अगली बात ये कि उच्चारण के स्थान पर स्वरों का वर्गीकरण। अब उच्चारण के स्थान पर स्वरों का वर्गीकरण मतलब जब हम जो स्वर बोलते हैं, या जैसे आ ई उ जो भी हमने स्वर बोला, तो हमारे मुख में कहां से उच्चारित होते हैं, तो उसके पहले हमें अपने मुख की एक सामान्य संरचना समझनी पड़ेगी। मुख की सामान्य संरचना को हम लोग समझते हैं, मान लेते हैं ये कोई एक सुंदर सा व्यक्ति है, ठीक है, और ये वो स्थान है जहां से ध्वनि या आवाज उत्पन्न होगी, माने गला है। गला को हम लोग हिंदी में गला ही नहीं कहेंगे, कंठ कह देते हैं। क्या कहते हैं? कंठ नहीं कह रहे, कंठ सूख रहा है क्या। अब जैसे किसी ने कहा आवाज लगा तेज, अपन वो नहीं बोल पा रहे, कंठ सूख गया क्या, ऐसे करके बोलते। कंठ माने गला, जो हमारी आवाज उत्पन्न होगी वो गले से होती है। अब जरा यहां से देखिएगा, ये हमारे मुख का आंतरिक भाग है, और ये अपने मुख का आंतरिक भाग है। यहां पे एक शानदार सी चीज मिलने वाली है, बड़ी बड़ी खतरनाक चीज है ये मानिएगा, ये चल गई ना तो ये कुछ भी करवा सकती है। ज्यादा जीभ चल गई तो कलेश हो सकता है, और ज्यादा जीभ बाजार में चल गई तो बेचारा आदमी चौपट हो सकता है। कई लोगों की, हालांकि पुरुषों की तो खैर आदत कम रहती है, लेकिन पुरुष भी अब कम नहीं है, महिलाओं की आदत ज्यादा रहती है खाने पीने की, नहीं कहते चटोरी जीव। यदि किसी महिला को बाहर की चीजों की खाने की आदत पड़ गई तो समझ लीजिएगा उस घर का बंटा ढार हो सकता है, सब कुछ तहस नहस हो सकता है। और यदि किसी व्यक्ति को काम नहीं है और फालतू बैठे बैठे जीव चला रहे हैं तो भी वो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसको जरा नियंत्रण में रखिएगा, ऐसा अपन कोशिश करते हैं। अब जरा समझो, ये जीव है, जीव के साथ ही आपको यहां पे एक चीज और मिलने वाली है। कैसे बना दे, इस कलर से बना देते, चलो। अब जीव के साथ यहां पे एक चीज और मिलने वाली है, अब आप समझ सकते हो कौन होंगे ये। दांत, 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, सोचो आप कितनी कर रही सिक्योरिटी है। अब देखें इसके बाद में, अब देखो इसके बाद में यहां पे दांतों के पास का जो ऊपर का भाग है, आप अपने जीभ लगा के देख सकते हैं, ऊपर के जो दांत हैं या जो जड़ है हमारी वहां के स्थान पे, यानी कि इस स्थान को यहां पे अपन लोग इस तरह से यहां पे मार्क कर लेते हैं ये। और ये एक स्थान ये है कि जहां पे जीभ हमारी सीधी खड़ी हो जाएगी। अभी सबके नाम देखेंगे। तो आपने पहला देखा जहां से आवाज उत्पन्न होती है उसको कहते हैं कंठ माने गला। क्या कहते हैं? कंठ माने गला। और इसको जीभ को जानते ही यहां पे समझो, वह भाग जहां पे हमारी जीभ दांतों के ऊपर वाले भाग को स्पर्श करती है। दांतों के ऊपर वाले दांत की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले दांत के थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, उसको तालु या तालव्य कहा जाएगा। उसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग तालु या तालव्य कहा जाता है। और जहां पे जीभ आपकी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ना, मतलब जीभ सीधी ऐसे खड़ी हो जाएगी, ऐसे करके देखना मुंह में, नहीं हो तो रही है, तो जहां टच करती है जीभ छत सी, मुंह की छत, उसको कहते हैं मूर्धा। इसको क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। इसे कहते हैं मूर्धा, या आप कहेंगे मूर्धन्य। इसे क्या कहेंगे? मूर्धा, या कहते हैं मूर्धन्य, एक ही बात है, कुछ भी कह लो। तो आपने ये देखा, जैसे ये दांत बन गए, ये तो दांत बन गए, और ये हिस्सा दांतों के पास का तालु बन गया, फिर मूर्धा मूर्धन्य बन गया, जीभ जानते ही हैं। और ये बचे होस्ट माने ओठ, तो ये होस्ट और होठ हम जानते हैं। अब इन सबके संयोग से हम अब स्वर हो या व्यंजन हो, उन सब का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। तो अब देखते हैं कहां कहां से कैसे कैसे बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बोलते समय अ का उच्चारण करें, अ छोटा आ बोलेंगे, मतलब कम से कम समय देंगे। यदि हमने ज्यादा समय दे दिया वो अपने आप बड़ा हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। जैसे अ बोला तो ये देखो कि क्या जीभ में कोई मूवमेंट हो रहा है, या जीभ कहीं यहां पे कहीं टच कर रही है क्या, इन जो भागों के नाम लिखे हैं। तो आप यदि ध्यान दें अ, और मन कर रहा है तो बड़ा आ करके भी देख लो, आ, तो जीभ हमारी मुख में ऐसे ही रखी रहेगी, जीभ में कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन जब जीभ में मूवमेंट नहीं होगा तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो कहां पड़ेगा? गले में पड़ेगा। तो आ का उच्चारण कहां से करते हैं या कहां से होता है? तो आंसर कर देंगे कंठ माने गले से होता है। कभी एग्जाम में पूछे कि बताओ आ और आ का उच्चारण स्थल क्या है,
आ और आ का उच्चारण स्थल क्या है, तो आंसर में होगा कंठ, माने गले से बोले जाते हैं। इस तरह के वो हमें ऑप्शन दे देगा, कंठ, तालु, मूर्धा ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। उन ऑप्शन में से हमको किसके पास जाना है, कंठ के पास जाना है। ठीक है, अब देखो तालु की बात करते हैं। थोड़ी सी कोशिश करें ई बोलने की। ई आप दोनों एक साथ बोलो, ई ई, छोटी ई और बड़ी ई को साथ में बोलेंगे, ई ई। तो जीभ देखना ऐसी हल्की सी ऊपर उठेगी और ऊपर के दांतों की तरफ जाती है। बोल के देखो, ई ई। और जीभ पे ध्यान देना, जीभ ऐसे जैसे आ बोले तो ऐसे रखी हुई थी, और ऐसे ई बोलेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगी, दांतों की तरफ जाती, ई ई। टच नहीं कर रही लेकिन दांतों की तरफ जा रही, ऊपर की तरफ उठ रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं तालु या तालव्य। क्या कहते हैं, तालु या तालव्य। तो ई का उच्चारण स्थल क्या बन जाता है, तालु या तालव्य बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहां से याद रखा। अब देखो, आपको मूर्धन्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताएं, इसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है मूर्धा या मूर्धन्य का श्रेष्ठ। इसका हिंदी में अर्थ होता है श्रेष्ठ, या श्रेष्ठ नहीं याद रख पाओ तो ऊंचा याद रख लो, श्रेष्ठ या ऊंचा। मूर्धन्य का मतलब क्या, जैसे कभी कोई कह रहा है कि ये तो हमारे बीच बैठे फलाने व्यक्ति मूर्धन्य पुरुष हैं। अपन सोच रहे ये कौन से पुरुष हैं, मूर्धन्य का मतलब हो गया श्रेष्ठ पुरुष हैं, इनका व्यक्तित्व तो काफी ऊंचा है। तो अब देखो, आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में इनका अस्तित्व हमेशा कैसा रहा है, कौन है ये, ऋषि हैं, ऐसे याद कर लो। ऋषि हमारे समाज में हमेशा मूर्धन्य रहे हैं, माने श्रेष्ठ रहे हैं, उनका स्थान हमेशा ऊंचा रहा है। तो याद रखो, ऋषि हमेशा मूर्धन्य रहेगा या रहेंगे। तो री का उच्चारण स्थल क्या बन जाएगा, मूर्धन्य। बोलो री। री में क्या कंफ्यूजन थोड़ी सी रही क्योंकि रा है इसलिए, लेकिन जीभ हल्की सी पीछे जाएगी, री। ठीक है, अब देखो तो इसका उच्चारण स्थल याद रखेंगे मूर्धा या मूर्धन्य। अब देखो यहां से, तो अभी हमने कंठ, तालु और मूर्धा इनकी बात कर ली। अब जरा यहां से देखें कि अगला जो स्वर है जिसका नाम है उ और ऊ। अब इसको ध्यान से सुनना, जैसे आपने ऊ बोला, ऊ, तो ऊ हम बोलेंगे तो गले से तो खैर आवाज उत्पन्न होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मूवमेंट होठ में होता है। बोल के देखो एक साथ, ऊ ऊ। हाँ, तो आप बताएंगे कि गले वले से तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो ओष्ठ माने होठ पर पड़ता है। तो इसलिए इनका उच्चारण स्थल क्या माना गया है, ओष्ठ माना गया है, होठ माना गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें होगी। मतलब आपका क्या क्या देख लिया आपने, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ये हमने 4 देखे। ठीक है, दंत में तो खैर अभी कोई है ही नहीं। अब देखो यहां से, अब कभी पूछता है ए और ऐ का उच्चारण स्थल बताओ, तो ए और ऐ का कैसे बताएंगे। आपको थोड़ी सी कल की क्लास याद करनी पड़ेगी, यदि याद आ जाए तो ये बताओ, ए जो हमने बनाई थी वो कैसे बनाई थी, ध्यान करो। कल की क्लास में आपको बताया था कि छोटा आ और छोटी ई मिलकर के क्या बना रहे थे, ए बना रहे थे। अब देखना कि अभी आप बताओगे आ का उच्चारण स्थल क्या है, अ गला माने कंठ, और ई माने क्या, तालु, ई तालु, ये लिखा है। अब आपने देखा कि आ कंठ है, आ का उच्चारण स्थल कंठ है, और ई का तालु माने तालव्य है, और इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य। समझ में आ गई बात। मतलब ये है कि हमें रटना नहीं है ए और ऐ का उच्चारण स्थल कंठ तालु। अरे क्यों है वो तो समझ लो। तो क्यों का कारण ये है कि ए बना कैसे, आपने बताया ऐसे बना, तो इनका क्या उच्चारण स्थल है, तो ये है, इसका क्या है, तो ये है। दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिलाने से जब ये बन सकता है तो इन दोनों को मिलाने से ये नहीं बन सकता, बन ही रहा है। कंठ तालव्य कर लो या कंठ तालु कर लो, वो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगली बात देखो, ओ और औ की बात करते हैं। ऐसे हम इसको समझेंगे, ओ को बनाएंगे कैसे, तो आप बताएंगे छोटा आ और ऊ। छोटा आ और ऊ के मेल से क्या बनता है, ओ। अब आ का उच्चारण स्थल आप बताओगे कंठ है, और ऊ का उच्चारण स्थल क्या बताओगे, ओष्ठ है। तो इनके मेल से आपने ये बना दिया, तो इसके मेल से हम ये बना देंगे, कंठोष्ठ बन गया। तो अब हमसे कभी पूछे बताओ आ और आ का उच्चारण स्थल क्या होगा, तो आंसर क्या कर देंगे, कंठ कर देंगे, गला कर देंगे। आपसे ई और ई का पूछेगा तो तालु या तालव्य बता देंगे। री पूछेगा, री ऋषि पूछता है, तो ये हमेशा मूर्धन्य रहे हैं, श्रेष्ठ रहे हैं, मूर्धा बना दिया। आपसे उ या ऊ पूछेगा, ओष्ठ है। ठीक है, आपसे पूछा उसने ए ऐ, कंठ तालु,
कंठ तालव्य या कंठ तालु। और उसके बाद पूछा आपसे ए और आई कंठ तालव्य, ओ औ कंठ और ओष्ठ। ठीक है, तो ये याद रख लो कि आपका ओ और औ जो है ये बन जाता है, कहां से उच्चारित होगा तो बताएंगे ये होगा आपका कंठ ओष्ठ। अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो यहां पे मात्रा लगा के बन जाएगा कंठ ओष्ठ, गला और ओष्ठ का पूरा पूरा काम रहेगा। तो ये तो बात होगी क्या कि हमारे जो स्वर हैं उनके उच्चारण की स्थिति को हमने यहां पे समझ लिया कि कौन कौन से स्वर का उच्चारण स्थल क्या है, आसानी से याद रखना और विश्वास मानना, पुरानी पटवारी के पुराने पेपर देखना और ये देखना, और पेपर नहीं मिले तो बता देना, मैं आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा, नहीं तो पीवी की पुरानी साइट पे जाना, वहां पे पुराने पेपर सभी डले, हर एग्जाम के डले, उनमें आप हिंदी के क्वेश्चन निकालो। और ये देखो अभी हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं, वर्णमाला से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, या फिर जो भी अनसॉल्व आपके पास हो उसमें देखने की कोशिश करो कि हमसे प्रश्न बन पा रहे हैं कैसे या नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इस तरह के कई सारे वहां पे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगली बात देखो, ये सब ये बताया गया कि मूर्धन्य कहां है, तालु कहां है, ठीक है, इन सब के बारे में बताया जो मैंने अभी आपको बता दिया है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, खूब यहां से सवाल बनते हैं कि बताइएगा कि जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो जो फेफड़ों से श्वास वायु बाहर निकलती है तो उस आधार पर इनको अलग अलग तरीके से बांटा है। जैसे पहला नाम लिखा है निरनुनासिक, निरनुनासिक, क्या लिख दिया, निरनुनासिक। फिर इसके बाद पढ़ते हैं अनुनासिक, अनुनासिक। फिर पढ़ते हैं अनुस्वार, अंग वाला। अब देखो ये इनमें अंतर क्या है, तो इन तीनों में एक बेसिक अंतर यहां से समझ लो, यहां से अंतर समझो। जैसे यहां पे लिखा निरनुनासिक, इन दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, निरनुनासिक और अनुनासिक को, अनुनासिक को। अब ध्यान से सुनना, निरनुनासिक का जब हम उच्चारण करेंगे यानी कि जब हम इनको बोलते हैं तब क्या होता है, तब श्वास वायु हमारी सीधे सीधे मुख से होकर के निकलती है, श्वास वायु सीधे सीधे मुख से होकर के निकलती है, किसी भी प्रकार की नाक की ध्वनि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जब अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तब जब इसका उच्चारण करते हैं, जब इसका उच्चारण किया जाता है तब श्वास वायु जो है वो मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। कहां से भी निकलेगी, थोड़ी सी नाक से भी निकलेगी, तो मुख और नाक दोनों की बात याद रखेंगे। इसके बाद अनुनासिक, इसके बाद बात करेंगे अनुस्वार की, इसके बाद बात की जाएगी अनुस्वार की, या आप बात करेंगे नासिक के व्यंजन की। ये सब मिलेंगे आगे हमको, तो व्यंजन में भी आपको वहां पे काम देगा। नासिक के व्यंजन की, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करेंगे तो जो श्वास वायु निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाक से निकलेगी। कहां से निकलती, नाक से। तो इस प्रकार के शब्दों में नाक की ध्वनि का प्रयोग होता है। जैसे आपको कल बताया था, जैसे हंस, हंस बोलेंगे तो श्वास वायु नाक से होकर के निकलेगी और नाक की ध्वनि का प्रयोग ज्यादा होता है। हंस, नाक पे भी थोड़ा जोर पड़ता है, हंस, ठीक है। और वहीं आपने ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया हस, तो श्वास वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है, क्योंकि अनुनासिक कौन है, अनुनासिक ये है, ये कौन है, तो बताएं ये है, ठीक है। अब देखो निरनुनासिक, तो निरनुनासिक में कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो ये और ना ही ये, मतलब किसी भी प्रकार का चिन्ह यहां पे प्रयोग में नहीं लाया जाता है। मतलब आपने कोई भी शब्द लिखा, कोई भी शब्द लिखा, जैसे यहां पे लिखा, मान लो राम लिखा, श्याम लिखा, तो यहां पे कोई अनुस्वार नहीं आया, ठीक है, तो ये अपने लिए कैसा बन जाएगा, निरनुनासिक बन जाएगा। और जैसे ही आपने लिख दिया अंकित, मान लो, ठीक है, अब बताओ अंकित लिख दिया, तो ये इन तीनों कैटेगरी में से कहां जा रहा है, तो आप बताएंगे अंकी बिंदी आ रही तो अनुस्वार में जा रहा है। हंस लिखा है तो ये कहां जाएगा, अनुनासिक में जाएगा। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अनुनासिक क्या है, निरनुनासिक क्या है, तो हम बताएंगे निरनुनासिक का मतलब है श्वास वायु सिर्फ और सिर्फ मुख से निकलेगी
और अनुनासिक क्या है, श्वास वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलेगी। और अनुस्वार में क्या है, अनुस्वार में सिर्फ और सिर्फ नाक से निकलेगी। ये एक बेसिक डिफरेंस है, बाद बाकी तो परिभाषाएं और बात चीजें हम अलग अलग तरह से याद रख सकते हैं, लेकिन मूल कंसेप्ट इसमें हमें यही याद रखना है। अब एक बात और समझ लो कि जैसे बात करें कि ये तो चलो ठीक है कि हम कभी कभी अनुनासिक का प्रयोग जो है कि जैसे माना यहाँ पे हंस लिखा, हमने सही प्रयोग कर लिया, आपने घूंट लिखा सही प्रयोग कर लिया, आपने ऊंट लिखा सही प्रयोग कर लिया, ठीक है, आपने पांचवा लिखा सही प्रयोग कर लिया, पांचवा अभी लिखे थे वर्तनी में, तो पांचवा लिखा हमने सही प्रयोग कर लिया। मान लो कि आपको अब लिखना है पांचवे, तो अब कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे। अब यहां पे भी क्या हम ऐसे चंद्र बिंदु लगाएंगे। अब समझना एक बात, जब भी किसी भी व्यंजन के ऊपर कोई भी मात्रा लगी हो, जब भी किसी भी व्यंजन के ऊपर कोई भी मात्रा लगी हो, किसी भी प्रकार की कोई मात्रा है, तो आप याद रखेंगे, तो हम यहां से याद रखेंगे ऐसे व्यंजनों के साथ में हम सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। कारण क्या है, वहां पे स्पेस नहीं रहता, जगह नहीं रहती। तो यह बात याद रखो, जैसे आपने लिखा, मान लो उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जैसे एक शब्द लिखा अपन ने, एकता लिखा, मान लो एकताएं लिख दिया। अब एकताएं लिखा तो ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब जैसे किसी का मन कर रहा है, उसने बेचारे ने नहीं समझ में आया, उसने ऐसे करके लिख दिया और ऐसे, तो ये अपने को देखने में भी गलत लग रहा है कि कुछ इसमें हम लोग अशुद्धि कर रहे हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, समझ में आएगी बात। मतलब जहां पे मात्राएं लगी हैं वहां पे हम अब किसका प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे अब हम लोग इस चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ये बात याद रखेंगे। जैसे यहां पे देखिए क्या है, निरनुनासिक वे स्वर जिनके उच्चारण में श्वास वायु सिर्फ मुंह से बाहर निकलती है, उनको क्या कहते हैं, निरनुनासिक स्वर कहते हैं। अब देखना उदाहरण, यहां पे इन जो स्वर लिखे हैं इनका प्रयोग हम किसी भी शब्द के साथ करें, किसी व्यंजन के साथ करें। इसका प्रयोग जैसे आपने लिखा सभी, मान लो सभी लिखा, तो हमने इसमें ई का प्रयोग किया कि नहीं किया, भा के साथ ई की मात्रा लगी, माने इस ई का प्रयोग कर लिया। सा में कोई कुछ नहीं है लेकिन छोटा आ तब भी है, ठीक है, तो इसमें कहीं पे कोई बिंदी वगैरह नहीं आई। तो जब भी इस प्रकार से कोई भी बिंदी वगैरह नहीं आती है, कोई चंद्र बिंदु अनुस्वार कुछ नहीं आता है, तो वे सभी के सभी क्या बन जाते हैं, निरनुनासिक बन जाते हैं, ठीक है। अगली बात देखो, अब जरा समझना यहां पे, अब देखो अनुनासिक या चंद्र बिंदु, वैसे तो चंद्र बिंदु हम लोग समझने के लिए कह देते हैं, सरल हो जाता है पहचानने में, लेकिन इसका ऑफिशियली नाम क्या है। जैसे मान लो किसी का नाम पप्पू है, तो अब स्कूल में भी थोड़े ना पप्पू होगा, स्कूल में उसने नाम रख दिया पशुपतिनाथ मान लो, तो अब अपन ने शॉर्ट में पप्पू पप्पू कह रहे हैं। तो चंद्र बिंदु ये शॉर्ट का नाम है, घर का नाम है, लेकिन ऑफिशियली नाम क्या है इनका, अनुनासिक। तो देखो अब इसके उच्चारण में श्वास वायु मुंह के साथ साथ कहां से निकलेगी, नाक से भी निकलेगी, दोनों जगह से निकलती। अब देखो आ के साथ चंद्र बिंदु लगी है, जैसे आ के साथ आपने कोई भी शब्द लिखो, यहां पे लिखा घूंट, तो यहां पे हालांकि बड़े ऊ का प्रयोग हुआ है, बड़े ऊ का प्रयोग हुआ है माने इसका प्रयोग किया गया है। तो आप देखें सबके साथ में चंद्र बिंदु लगी है, लेकिन यहां से देखोगे और कहां गया ये, और इनके साथ देखोगे तो एक छोटी छोटी बिंदी लगाई गई है, अंकी बिंदी जैसी। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर मात्राएं लगी हैं, मात्राएं लगने से स्पेस नहीं है, तो अब हम चंद्र बिंदु का प्रयोग ना करते हुए अनुस्वार की तरह चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है, चलेगा। अगली बात देखो, तीसरा कहां गया, अच्छा अनुस्वार नहीं है, तो आपको मैंने बता दिया अनुस्वार कैसे याद रखोगे। अनुस्वार में, अनुस्वार का मतलब अंकी बिंदी वाला कंसेप्ट, वो कैसे याद रखोगे, ये देखो, उसे आप लोग ऐसे याद रखोगे कि इनका प्रयोग जब हम करते हैं तो श्वास वायु कहां से निकलेगी, नाक से। उदाहरण बता दिया, अंश, अंकित, ठीक है, तब अंगना कल बताया था, अंगना लिख सकते हैं, बहुत उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख लो, ठीक है। अब हम यहां से चलते हैं अगले उस पे। अगला जो है होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के बारे में बात करना है। तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर की स्थिति जरा समझो। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, जब स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो हमारे होठों की स्थिति में बदलाव होता है। कैसे बदलाव होता है, होठ को हम लोग ओष्ठ लिख लेते हैं, थोड़ा सा ठीक रहेगा,
ओष्ठ। अब ओष्ठ की स्थिति दो तरह की होती है। कैसी होती है? पहली स्थिति ऐसी होती है कि हमारे होठों की आकृति ऐसी बन जाती है वृत्तमुखी। कैसी बन जाती है? वृत्तमुखी। और कुछ ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में हमारे होठ हो जाते हैं अवृत्तमुखी। अब जरा इसको समझते हैं, ये क्या कहानी है। जब हम बात करें कुछ स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वरों के उच्चारण में होष्ठ कैसे हो जाते हैं? वृत्तमुखी। और कुछ स्वरों के उच्चारण में होठ या मुख कैसा हो जाता है? अवृत्तमुखी। अब देखना, एक बात यहां से समझो, यदि बात की जाए कि इस वृत्त का आप लोग हिंदी में क्या अर्थ बताएंगे? गोल। ठीक है, गणित में भी कहते हैं वृत्ताकार पथ पर, माने कैसा? सर्कल होगा, गोल होगा। तो अब जरा देखो, आपने बताया वृत्त का अर्थ हो गया गोल, ठीक है, और तो इसको अपन वृत्तु लिख देंगे तो तेरा नाम बन जाएगा। अगली बात देखो, क्यों गोल है, ऊ की मात्रा तो लगाना है। अगली बात देखो, तो अब यहां पे समझो मुखी का अर्थ। अब यहां पे देखें मुखी का अर्थ, तो मुखी का मतलब बताएंगे मुख। मुखी का मतलब क्या है? मुख से संबंधित है। तो अब जरा समझ में आई बात, मुख कैसा हो जाएगा? गोल। अब सुनो, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख की आकृति लगभग गोल हो जाती हो तो वे सभी स्वर कहलाते हैं वृत्तमुखी। अब देखो, ये है आ हमेशा कैसा अर्थ देगा? नकारात्मक, न या नहीं। कैसा अर्थ देगा? न या नहीं। और वृत्त का हमें अर्थ पता है गोल, वृत्त का अब तो पता चल गया ना, गोल। और मुखी का अर्थ हम लोग पहले से जानते थे, मुख। अब वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख की आकृति कैसी नहीं होगी? गोल नहीं होगी। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख की आकृति गोल नहीं होती उन्हें अवृत्तमुखी कहते हैं, और जिनमें मुख की आकृति गोल हो जाती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। ये तो परिभाषा है। अब देखो कि कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जो ऐसा कमाल कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे, बोल के देखेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा कि बताओ इनके उच्चारण में आपके होठ या मुख की आकृति गोल हो रही है या नहीं हो रही? फटाफट बताओ। उ ऊ, ओ औ, तो हमारे होठ की आकृति कैसी हो जाती? गोल हो जाती। तो कभी पूछे बताओ निम्न में से वृत्तमुखी स्वर कौन कौन से हैं, तो बता देंगे। उ ऊ, ओ औ कैसे स्वर है? वृत्तमुखी है। और यहां देखो अवृत्तमुखी। अब इनमें क्या नहीं होगा? गोल नहीं होंगे। अब जिनमें गोल नहीं होगा तो जो शेष बच रहे हैं इनके अलावा वो सब लिख दो। क्या क्या लिख देंगे? बताओ, आ के उच्चारण में होठ या मुख की आकृति गोल हो रही? नहीं हो रही। तो आप बताएंगे अवृत्तमुखी। आ में भी नहीं हो रही, ई में भी नहीं होगी। मतलब जो शेष बचे हैं वो सब आपके कहां चले जाएंगे? वो सब के सब आपके यहां पे आ जाते हैं। तो ये बात आप यहां से याद रखेंगे, ये स्वर बन गए कैसे? अपने अवृत्तमुखी। ठीक है, तो बड़े सरल तरीके से हम याद रखेंगे वृत्तमुखी स्वर क्या है, अवृत्तमुखी क्या है। नाम से ही काम हो जाएगा, क्योंकि आपने जैसे हमें पढ़ाया जाता था गणित विषय को कि आपने गणित के प्रश्न की भाषा समझ ली तो हम उसका आंसर बड़े आराम से कर सकते हैं। हम तो ये कहते हैं आप किसी भी विषय की बस भाषा समझ जाओ, उसे हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। हमने इसका भाव समझ लिया, वृत्त का मतलब गोल, मुखी का मतलब मुख, तो ये अब हमें दिक्कत नहीं देंगे। तो ये भी समझ में आ गई ना बात कि वृत्तमुखी क्या है, अवृत्तमुखी क्या है। तो देखो, जिनके यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं बनते हैं उन्हें अवृत्तमुखी कहते हैं। ठीक है, जैसे आ, ई, ए, ऐ, ये सब। ठीक है, और वृत्तमुखी किसे कह देंगे? जिनके उच्चारण में होठों की आकृति कैसी हो जाती? गोलाकार हो जाती। उ, ओ, औ, आ। ये बताएंगे आगत या विदेशी ध्वनियां हैं, अभी आगे लास्ट में चर्चा करेंगे इन सब के बारे में। ठीक है, ग्रहित ध्वनियां भी कहते हैं क्योंकि हमने अन्य भाषा से ग्रहण किया है, इसलिए बढ़िया है। जीव के आधार पर, अब ये जीव के आधार पर जो स्वरों को विभाजित कर रहे हैं, तो ये कैसे किया गया ये समझते हैं। जैसे मान लो ये जीव है, ठीक है। अच्छा, अपन साइंस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि भाई जीव अलग अलग प्रकार का स्वाद हमें बताती है। कई जीव का कुछ भाग खट्टा बताता है, कुछ मीठा, कोई कड़वा, कोई ऐसा करके अलग अलग कहानियां। तो आप वैसे याद रखोगे, हमने यहाँ पे भी जीव को अलग अलग भागों में बांट लिया है। जीव का एक भाग का नाम दे दिया अग्र भाग, ये अगला भाग है, तो ये अग्र भाग, तो यहाँ पे कहेंगे हम लोग अग्र स्वर। इस भाग से जो स्वर बोले जाएंगे उन स्वरों को क्या कह देंगे? अग्र स्वर। इस भाग से जो स्वर बोले जाते हैं उनको नाम देंगे मध्य स्वर, और यहां से जो स्वर बोले जाते हैं ये बन जाते हैं पश्च स्वर, ये बन जाते हैं पश्च स्वर।
ठीक है। अब कभी आपसे एग्जाम में पूछे बताओ कि अग्र स्वर क्या है, मध्य स्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है, तो इनको कैसे याद रखेंगे, सुनते हैं। अग्र स्वर और मध्य स्वर, आप पहले सरल तरीके से ये समझो कि परिवार में ज्यादा महत्व किस बच्चे को या किस बालक को मिलता है, तो आप बताएं। जैसे एक बड़ा परिवार है, खूब 3-4 चाचा ताऊ वगैरह हैं, 2-3 बुआ हैं, इनके बीच में, सबके बीच में इनका घर का भी एकमात्र बच्चा है जिसकी उम्र मान लो 10-12 साल है, और पूरे कुल खानदान में एक ही इकलौता बच्चा है, तो पूरे परिवार का फोकस इस पे रहेगा क्या नहीं रहेगा? मतलब 8-10 लोगों के बीच में इनकी नेक्स्ट जनरेशन में अकेला ये है, तो घर के सब लोग इसका ध्यान रखेंगे, अरे कल्लू का आ गया देखो, कहीं खो ना जाए, ऐसे करके, तो इसको सब लोग अपने बीच में रखेंगे, मतलब घेरे रखेंगे, नजर में रखेंगे। तो आप याद रखो, जो व्यक्ति अकेला होता है उसे हमेशा कहां रखते हैं? सबकी नजर में रखते हैं, बीच में रखते हैं। और बीच में रखते हैं मतलब कहां रखेंगे? मध्य में। अब मध्य में अकेला कौन है? इकलौता है अ। बस आपसे कभी एग्जाम में पूछे मध्य स्वर क्या है? अ है, छोटा अ। तो ये देखो, छोटा भी है और अकेला भी है, और छोटा है अकेला है तो सब लोग कहां रखेंगे? अपने बीच में रखेंगे, नजर के सामने रखेंगे, तो मध्य में रखेंगे, मध्य स्वर बना। ठीक है। अब यहीं से एक और बात देखो, इसके जैसे अब जितने भी स्वर बनते हैं, इसके बनावट के जैसे जितने भी स्वर बनते हैं, वो सभी के सभी आएंगे पश्च स्वर में। अब इसके बनावट के कैसे? जैसे अब इस आ से बड़ा आ बना देंगे, बताओ। अब इस आ से ऊ बन जाएगा, एक जैसा है, थोड़ी थोड़ी बनावट है, बड़ा ऊ बन जाएगा, ठीक है। ओ बन जाएगा क्या नहीं, औ बन जाएगा क्या नहीं, और यहीं से आ बन जाएगा क्या नहीं। ये विदेशी आ का दुनिया, आगे पढ़ेंगे। तो अब देखो, इसी आ से मिलते जुलते जितने भी अपने पास में अन्य स्वर हैं, वो सभी के सभी क्या बन जाते हैं? पश्च स्वर बन जाते हैं। मतलब सरल तरीका है, फिर तो याद आप जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं। अब कौन बचे हैं? जो बचे हैं वो क्या कहलाएंगे? अग्र स्वर। अब बताओगे ए, ई, ए, आई, ये सभी क्या है? ये आपके अग्र स्वर है। समझ में आ गई बात? अब देखो, बोल के देख लो, ई जीव के आगे के टोन पे ज्यादा भाग जोर पड़ेगा, ई ए आई, तो जीव के टोन पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आप इस तरह से जीव के प्रयोग के आधार पर क्या याद रख सकते हैं? स्वर याद रख सकते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। अग्र में ई ए आई आते हैं, मध्य में अ अकेला आएगा, और पश्च में आ उ ओ और ओ आएगा। ठीक है। तो ये सारी बातें हमको यहां से याद रखनी है। समझ में आ गई सब? ठीक है। तो आज इसको हम लोग फिर यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे की चर्चा करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे कि मुख खुलने और बंद होने के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल। नमस्कार, धन्यवाद।